नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कोविड अस्पताल और जांच लैब में तैनात सभी कर्मियों को सरकार की ओर से एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया। प्रोत्साहन राशि और मानदेय जो चिकित्सा कर्मियों को दिया जाएगा, इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। नियमित और आउटसोर्स दोनों तरह के जो कर्मी हैं उनको ये फायदा होगा, क्योंकि एक तो वैसे कर्मी हैं जो डायरेक्ट सरकारी नौकरी वाले हैं, इसके साथ ही कई सारे कर्मी ऐसे हैं चिकित्सा विभाग में जो आउटसोर्स हैं, जो सीधे तौर पर सरकारी नहीं है, किसी विभाग को टेंडर दिया गया, ठेका दिया गया है, उन्होंने हायर किया है। तो ऐसे जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनको भी इसका फायदा होगा। जो उनका मूल वेतन होगा उस मूल वेतन का 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी का 100 रुपया एक दिन का बनता है तो उसमें 25 रुपये और ऐड किया जाएगा, यानी कि उनको एक दिन का 125 रुपया दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। कोविड अस्पताल में एमबीबीएस इंटर्न को 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय दिया जाएगा। एमएससी नर्सिंग को 400, बीएससी नर्सिंग को 300 रुपये मिलेंगे। 1 मई से 31 जुलाई 2021 तक ये नई व्यवस्था लागू रहेगी। अब कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 45 साल से ऊपर के नागरिकों को पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता था, लेकिन अब 45 साल से ऊपर वालों को भी टीकाकरण के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले क्या व्यवस्था थी कि आप 45 साल से ऊपर थे, टीकाकरण का कैंप लगा, आप वहां पर गए, ऑन द स्पॉट आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको टीका लग गया। लेकिन अब 45 साल से ऊपर वालों को भी पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको मैसेज मिलेगा, फिर आपको एक स्लॉट दिया जाएगा, टाइमिंग दी जाएगी, तारीख दी जाएगी, सेंटर बताया जाएगा, फिर आपको वहां पर पहुंचकर टीकाकरण करवाना है। नई जो व्यवस्था है वो 10 मई से शुरू होगी। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को फिलहाल सरकार ने रोक दिया है। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने थाने में घेराव किया और जमकर हंगामा किया है। कानपुर का मामला है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। लापरवाही का आरोप लगाते हुए महिला के परिजनों ने थाने का घेराव किया और हंगामा किया। पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर मृतक के परिजन शांत हुए हैं। कानपुर बजरिया थाना क्षेत्र का ये मामला है। मेरी मम्मी 29 तारीख को श्याम गुप्ता लेने आए थे घर पे कि सालक का काम है। मम्मी ने कहा कहाँ पे काम है, तो उन्होंने कहा यहीं पास ही में है, लेकिन पास में नहीं था, फतेहपुर पे काम था। और जब मेरी मम्मी ने कहा कि 2 दिन का काम है, 2 दिन में आ जाएंगे, और जब हमने अपनी मम्मी को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। और फिर उसके बाद जब ये घटना हो गई है तो फ़ोन मेरे पास नहीं आया, फ़ोन आया था संजय के पास, मेरे घर के बगल में रहते हैं। उन्होंने हम लोग को खबर करी कि आपकी मम्मी के साथ ऐसा हो गया है, और मेरी मम्मी के साथ ये घटना फतेहपुर पे हुई है। और हमको नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी को मारने की कोशिश की गई है और वो हम लोग के बीच में है भी नहीं। तो बस हम इतना चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। बस हम लोग को सूचना ये शनिवार को 1 तारीख को मिली है। 1 तारीख को सुबह 11 बजे। क्या लगता है क्या हो गया? हमें तो बस यही लगता है कि मेरी मारा गया है उनको। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उसने मारा है तो उसको कड़ी से कड़ी। आगरा में बेखौफ दबंगों का आतंक देखने को मिला। दबंगों ने पूर्व प्रधान के बेटे पर जानलेवा हमला किया है। आगरा में बेखौफ दबंगों का आतंक देखने को मिला है। यहां पर दबंगों ने एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। बेखौफ दबंगों ने पूर्व प्रधान की बेटी की भी पिटाई की है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। खंदौली थाना क्षेत्र के गांव पंचायत खड़िया का यह मामला है।
कंदौली थाना क्षेत्र के पंचायत खड़िया का मामला है, जहां पर बेखौफ दबंगों ने पूर्व प्रधान के परिजनों के साथ मारपीट की है। मेरे छोटे भाई के भाई को पीटा। फिर भैया मैं घर पे फोन आया तो भैया गए, तो भैया उनको गैल में पकड़ लिया। तो मुझे पता चला तो मैं भी पीछे से जा रही थी, तो भाई को पीटने लगे। तो मैंने सोचा मैं बचा रही थी, तो मुझे भी पीटने लग गई। कौन लोग थे? गांव के ही थे। बरेली में ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के नाम पर ठगी की गई है। फोन पर आधार कार्ड की जानकारी लेकर खाते से पैसे उड़ा लिए गए। एक शख्स को बेटे के वैक्सीनेशन के लिए फोन आया था और ओटीपी मिलते ही शातिरों ने बैंक से 35,000 रुपये उड़ा लिए। ठगों ने एक और शख्स से 49,000 रुपये की ठगी की है। दूसरे शख्स से इंजेक्शन के नाम पर यह ठगी की गई। कई लोगों के साथ ये ऑनलाइन ठगी हो चुकी है और इस तरीके के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों को, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। बागपत में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने गैस कटर से एटीएम तोड़कर चोरी की है। एटीएम से 7 लाख रुपए चोर उड़ा ले गए। फिलहाल पुलिस मामले में जुटी हुई है। NH 709 दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर काठा गांव की घटना है। 7 लाख रुपए चोरों ने उड़ाए हैं। एटीएम को काटकर पैसे उड़ा ले गए। फिलहाल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। NH 709 दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर काठा गांव के पास ये एटीएम है, जहां पर चोरों ने इस एटीएम को अपना निशाना बनाया है। गैस कटर लगाकर बाकायदा एटीएम को काटा गया है। अमरोहा में तेज आंधी और बारिश ने जमकर कहर बरपाया। आंधी बारिश से आम के फसल को भारी नुकसान हुआ है। 20 क्विंटल से भी ज्यादा आम गिरकर बेकार हो गए हैं। आम बागान मालिक को इस आंधी तूफान की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अमरोहा में 200 से ज्यादा किस्म के आम मिलते हैं और ये 20 क्विंटल से ज्यादा के आम आंधी तूफान में गिर गए। अगर ये आम तैयार होकर बाजार पे पहुंचते तो लाखों में इस आम की कीमत होती। चलिए बात तब करते हैं पंचायत अध्यक्ष के रेस की। नतीजे आ चुके हैं, तो पंचायत अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर रेस तेज हो गया है। प्रयागराज की अगर सबसे पहले हम बात करें तो प्रयागराज में कौन पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, इसको लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक रेखा सिंह भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के राजेश्वर पांडे के बीच टक्कर देखी जा रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से वीके सिंह नाम के भी एक शख्स की चर्चा है। प्रयागराज में बीजेपी के हिस्से में 14 सीटें आई हैं, कांग्रेस के 1, सपा की 27 और बीएसपी के खाते में 3 सदस्य आए हैं। यहाँ सपा की तरफ से राजेश्वर पांडे का नाम है, जो सांसद रेवती रमन के करीबी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक तबका इनका विरोध कर रहा है और चाहता है कि प्रत्याशी कोई नया नाम हो, नया चेहरा हो। लेकिन सवाल यह कि 2 नया प्रत्याशी कौन होगा। फिलहाल बीजेपी से रेखा सिंह और राजेश्वर सिंह यादव के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। चलिए बात करते हैं संभल की। संभल में जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से उषा देवी और समाजवादी पार्टी की ओर से प्रीति यादव के बीच टक्कर देखी जा रही है। ये संभल का आपको हम गणित बता रहे हैं। और सीटों की अगर बात करें, गणित सीटों का समीकरण क्या कहता है। बीजेपी के 10 सदस्य हैं, सपा के 14 हैं, बीएसपी के 1 सदस्य हैं। अगर संख्या बल की बात करें तो प्रीति यादव तो जीतती नजर आ रही हैं। लेकिन क्योंकि ये पंचायत के चुनाव हैं और पंचायत के चुनाव में कौन कब पलटी मार जाए ये कहना मुश्किल है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि अपने जीते हुए सदस्यों को वो कैसे संभाल कर रखती है और संभल में अपना पंचायत का अध्यक्ष कैसे बनाती है। सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर में कौन जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा। बीजेपी से उषा सिंह और उनके सामने एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं अर्चना सिंह
जो उषा सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को टक्कर दे रही हैं। सीटों की गणित को अगर देखें तो सपा के हिस्से में 7 सीटें हैं, बसपा के 4, बीजेपी के 2 और कांग्रेस ने 1 सीट यहां पर जीती है। ये मेनका गांधी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन बीजेपी यहां पर चारों खाने चित्त हो गई है। 45 सीट है यहां पर और इन सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन यहां पर बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है। 15 निर्दलीय सुल्तानपुर में जीत कर आए हैं। वहीं सपा से 7, बसपा के 4, बीजेपी के 2, कांग्रेस के 3, निषाद पार्टी के 3, आम आदमी पार्टी के 2, एआईएमआईएम के 2 और भाजपा से 1 प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 26,780 नए मामले पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 353 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। तो अब प्रदेश में इस वक्त अब तक की अगर बात करें तो 14,501 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के इस वक्त एक्टिव केस की अगर बात करें तो तकरीबन 2,60,000 के करीब हैं। 2,59,844 एक्टिव केस इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार एक अंक तक बढ़ते जा रहे हैं। एक अंक पर आकर ये रुका हुआ है, लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि कैसे इस अंक को कम किया जाए। 26,000, 25,000, 26,000, 28,000, 30,000, 32,000 के करीब पिछले कई दिनों से आंकड़े बने हुए हैं। और सबसे बड़ी चुनौती अगर हम उत्तर प्रदेश के नज़रिए से देखें तो जो एक्टिव केस की संख्या है ये तकरीबन 2,60,000 के करीब है। इन एक्टिव केस की संख्या को कम करना पिछले 24 घंटों में 3,000 से ऊपर लोगों की मृत्यु भी हुई है। 14,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक कोविड से मौत हो चुकी है। 2,59,844 एक्टिव केस इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले एक जगह पर आकर स्टिक हो गए हैं और ये कोरोना का कहर है वो लगातार जारी है। इस वक्त संदीप शर्मा मेरे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप, आगरा में क्या स्थिति है कोविड का पिछले 24 घंटे में? लगता है संपर्क टूट गया है। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो ये जो आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की है। इस वक्त रमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। रमन, कानपुर का क्या हाल है पिछले 24 घंटे 48 घंटों की अगर हम बात करें, जो संक्रमण का दर था, जो पॉजिटिविटी रेट है, क्या कानपुर में कम होता दिख रहा है? जी बिल्कुल धर्मराज, आपको बता दूं कि कानपुर की स्थिति फिलहाल अभी नियंत्रण में है। जो केसेस है उसमें अभी कहीं ना कहीं जो है गिरावट आई है। लगातार आप देखिए 2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं केसों में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में 700 से ज्यादा मामले सामने आए। ये फिलहाल कानपुर वासियों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन ये जो गिरावट है ये सिर्फ 2 दिन की है। हाल फिलहाल जो तीसरी लहर जो स्वास्थ्य जो सरकार बता रही है, तो तीसरी लहर से अभी भी लोग जो है जागरूक नहीं है। लगातार स्वास्थ्य विभाग हो, सरकार हो,
प्रशासन हो लोगों को जागरूक कर रहा है कि अपने घरों पर रहिए, घरों से ना निकलिए, कोविड नियमों का जो पालन है उसको करिए, वैक्सीनेशन लगवाइए। लेकिन अभी भी जो जनता है कानपुर की वो जागरूक नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर यही है कि जो कोविड केसों में अब कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। मौतों का भी जो आंकड़ा है वो फिलहाल कम होता दिख रहा है। लेकिन लगातार जिस तरह से जागरूक कर रही है सरकार, प्रशासन भी लोगों को जागरूक कर रहा है, घरों पर रहिए, मास्क जरूर लगाइए, जो नियम है कोविड के, अब वो कहीं ना कहीं उसको जनता को पालन करना होगा, क्योंकि लगातार सरकार तो लोगों को बता ही रही है जो उसकी गाइडलाइन का पालन करना है, लेकिन अब जनता को जागरूक होना होगा। धर्मराज, और ये अगर आंकड़ों में कमी आई है तो इसमें बिल्कुल कानपुर की जनता का सहयोग भी रहा होगा। लोग कोविड के प्रोटोकॉल को मान रहे होंगे, लोग अपने अपने घरों में होंगे, कर्फ्यू का, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से गिरावट आई है केसों में, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का भी है। और जिस तरह से जनता ने जिला प्रशासन की बात मानी, अपने घरों पर रहे, जिस तरह से लॉकडाउन की धीरे धीरे अवधि बढ़ रही है, पहले 2 दिन का था, फिर 2 दिन से 4 दिन हुए, 4 दिन से फिर 2 दिन और बढ़ा दिए गए। तो जिस तरह से लगातार सरकार कोरोना को लेकर सख्त दिखाई दे रही है, जनता भी उसका कहीं ना कहीं पालन करते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल जिस तरह से कानपुर में केसेस की घटौती हुई है, जिस तरह से केस घटे हैं, ये कानपुर वासियों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जिस तरह से जनता ने सरकार का सहयोग किया, प्रशासन का सहयोग किया, अपने घरों पर रहे, घरों से नहीं निकले, अनावश्यक तरीके से सड़कों पर अब लोग नहीं टहल रहे हैं। लगातार पुलिस भी लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन जनता शुरू से ही कानपुर की जागरूक थी। जब वीकेंड लॉकडाउन सिर्फ 2 दिन के लिए लगाया गया था, तो कानपुर की कई ऐसी मार्केट थी, जैसे सराफा व्यापार हो या किराना व्यापार हो, या तमाम ऐसी बाजारें थी जो खुद से व्यापारियों ने बंद कर दी थी। तो एक कहीं ना कहीं एक सरकार को भी वो व्यापारियों ने वो दिया था कि वो खुद जागरूक है, खुद कानपुर की जनता जागरूक है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से केसेस घटे हैं, इसमें जनता का सबसे बड़ा योगदान है। धन्यवाद। चलिए रमन, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आगरा से संदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आगरा का क्या हाल है, क्या तस्वीर बदली है आगरा में? बिल्कुल, देखिए अगर आगरा की बात करें तो आगरा में राहत बड़ी खबर ये है कि पिछले 4 दिन से लगातार जो कोरोना के केस सामने आ रहे हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आज की बात करें तो आज आगरा में मात्र 198 केस सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है उसका भी असर इसको कहेंगे कि जनता भी थोड़ी सी जागरूक हो रही है और जो लॉकडाउन के नियम है उनका पालन कर रही है, घर में रह रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें अगर आगरा की, तो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं आज आगरा में ठीक होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़ा है, चाहे वो मौतों का आंकड़ा हो या कोरोना संक्रमित का आंकड़ा हो, वो कहीं ना कहीं 4 दिन से कम होता दे रहा है। तो आगरा वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। और आम लोगों में क्या अभी आपको गंभीरता दिख रही है? क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था कि लोग कोविड के प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे थे, लोग घरों में नहीं रह रहे थे। तो क्या लोगों की थोड़ी मेंटालिटी बदली है कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर? देखिए अगर लोगों की बात करें तो स्टार्टिंग में जो लॉकडाउन लागू हुआ था लोग उसका पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो आगरा पुलिस है वो भी अपनी थोड़ा सख्ती से पालन कर रही है। लगातार जो अनावश्यक कार्य से लोग बाहर निकल रहे हैं उन पर लगातार पुलिस जुर्माना लगा रही है और उनके चालान काटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज आप कह सकते हो कि अब लॉकडाउन का असर है वो आगरा में देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों में है और बाहर अनावश्यक कार्य से लोग नहीं निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह रोडों पर मुस्तैद है, जो अनावश्यक कार्य से निकल रहे हैं उनकी तत्काल जुर्माना वसूला जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ठीक है संदीप, आप मेरे साथ बनिएगा। रमन, कानपुर में जो हेल्थ फैसिलिटी आज से 15 दिन पहले हम देख रहे थे कि चरमरा गई थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन के लिए लोग दौड़ धूप कर रहे थे। क्या उसमें भी गिरावट आई है? लोगों को अब ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जा रही हैं? आपको बता दूं कि जिस तरह से गिरावट आई है कोविड केसों में, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन जो स्वास्थ्य महकमा है कानपुर का वो अभी भी लचर व्यवस्था बनाया हुआ है। हॉस्पिटलों की बात करें तो बेड की व्यवस्था, हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पहले से ही बोर्ड पर बाहर लिखा होता है कि हॉस्पिटल फुल, मतलब कोई भी बेड यहाँ नहीं खाली। ये लगभग कानपुर के सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों के हाल है। अगर ऑक्सीजन की बात कर ली जाए तो अभी हमने 2 दिन पहले रियलिटी चेक किया था कानपुर के, जहाँ पर ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये हाल थे कि घंटों लोग, मतलब 24-24 घंटे लोग लाइन में लगे हुए हैं। उनके तीमारदार लाइनों में ही लगे रह जाते हैं। यहाँ पर उनके जो पेशेंट की मौत हो जाती है। फिलहाल इसकी जो अभी स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है,
लेकिन जो केसेस में गिरावट आई है ये एक अच्छी खबर है। लगातार लोग जो संक्रमित हो रहे थे, जो 2000 के आंकड़े बाहर 2000 के ऊपर आंकड़े पहुंच रहे थे, अब उसमें कहीं ना कहीं स्थितियां नॉर्मल हुई हैं। परसों इसमें 900 केस आए थे सामने, आज 700, मतलब दिन पर दिन जिस तरह से कोविड के केसेस है कानपुर में नॉर्मल होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक राहत भरी बात है। लेकिन अभी भी इसको लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट कर रहा है कि आगे तीसरी लहर भी आएगी, तो अभी भी लोग को जागरूक होना पड़ेगा, घरों से ना निकलें, 2 गज की दूरी का पालन करें। लगातार सरकार कह रही है, लेकिन जनता अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अनावश्यक सड़कों पर घूम रहे हैं, बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं और लगातार जो है कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए फिलहाल राहत की सांस है कि जिस तरह से पूरे यूपी में अब कहीं ना कहीं कोविड के जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो भी कम होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है, लेकिन आगे कोई ऐसी व्यवस्था न चरमराए, चाहे वो अस्पतालों की हो या ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ पे ऑक्सीजन भरे जाते हैं वहां भी व्यवस्था न चरमराए। तो ये सरकार ने यहाँ पर व्यवस्था तो बना ली है, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये संक्रमण फिर से फैलता है तो अब इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका, और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में आंकड़े जरूर कम हुए हैं पिछले 10-15 दिनों से, अगर उसको तुलनात्मक नजरिए से अगर उसका अध्ययन किया जाए तो कम हुए हैं। लेकिन और सबसे एक अच्छी बात यह भी है कि लोगों में अब गंभीरता कोरोना को लेकर आ रहा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि चेन को अगर तोड़ना है तो लोगों के सहयोग से ही तोड़ा जा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।